अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। आज हमने बात करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों की जो इब्तदाई लिस्टें हैं वो जारी कर दी हैं। गो के अभी एक महीना है और इसके ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ नुमाइंदे वो स्क्रूटनी करेंगे, इसका जायज़ा लेंगे अच्छे तरीके से और फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस या रिजर्वेशंस इसके ऊपर जाहिर करेंगे। और फिर अगर इसको चैलेंज भी करना है, कहीं पे वो समझते हैं रिजर्वेशंस हैं, तो उसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जाएगा। लेकिन 2022 और 2023 में जो तब्दीलियां हुई हैं उसमें किस हद तक फ़र्क है और जो इश्यूज़ थे 2022 में क्या एड्रेस हुए हैं वो नई हल्का बंदियों में, या किस हद तक ये कारगर साबित होगी आने वाले इलेक्शंस में, इन सवालात के जवाब अपने हम एक्सपर्ट पैनल से जानेंगे। आज हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है इलेक्शन से मुतल्लिक गुफ्तगू करने के लिए और डीलिमिटेशन से मुतल्लिक गुफ्तगू करने के लिए अहमद बिलाल महबूब साहब को, पिलडाट के सरबराह हैं आप, बिलाल गिलानी साहब, आप गैलप पाकिस्तान के सरबराह हैं, इसी तरह से कुआ दिलशाद साहब और उमर चीमा साहब तो हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट हैं। तो थैंक यू सबका। थोड़ा सा अपने देखने वालों के लिए ये बताते चले कि जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं जिनकी अभी इब्तदाई इशात हुई है उसमें जो वाज़े उस तरह तब्दीलियाँ हैं, मिला जुला रुझान है। एनालिसिस के ऊपर कहते हैं कि कुछ तब्दीलियाँ हैं जो मुस्बत हैं, कुछ रिजर्वेशंस हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए, वो आज हम अपने हाउस पैनल के साथ भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल केपी को 45 सीट्स मिली हैं और ये भी याद रखा जाए कि 25th अमेंडमेंट के बाद यानी फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम के बाद वो जो सीट्स हैं उनकी भी एडजस्टमेंट हुई है, उसको भी डिस्कस करेंगे। पंजाब की 141 सीट, सिंध की 61 सीट्स, बलोचिस्तान 16 सीट्स और इस्लामाबाद की कौमी असम्बली में 3 सीट्स होंगी। जो हल्का बने सीट्स बन रही हैं वो कौमी असम्बली की 9 लाख अफराद के ऊपर एक सीट बन रही है, इसको भी हम आगे जाके प्रोग्राम में एड्रेस करेंगे। बट सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इनिशियल टेक अवेज क्या हैं जिस तरह से हल्का बंदियाँ हुई हैं। कुंवर साहब, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। जो कुछ हल्के जिनको मिला दिया गया है, कुछ हल्के हैं जिनमें सीट्स बढ़ाई गई हैं, इनिशियल आपके टेक अवेज क्या हैं? क्या आप मुतमईन हैं डीलिमिटेशन से? सबसे बड़ी अहम बात यह है कि बड़ा अच्छा पैनलिस्ट है अहमद बिलाल साहब में हम मौजूद हैं और बड़ा हम उनका एहतराम करते हैं। मगर सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो आपने जिक्र किया, जो 5 अगस्त 2022 को जो हल्का बंदियाँ की गई थी वो 2017 की मर्दमशुमारी के नतीजे के तौर पर वो ख़त्म हो गई, कालादम करार दे दी गई है, क्योंकि अब नई हल्का बंदियों का इब्तदाई ड्राफ्ट कल जो है वो शाया कर दिया गया। अब इसमें जो है जो नई डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत जो आबादी की बुनियाद, आबादी बढ़ गई 24 करोड़ हो गई है, उसके मुताबिक जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान, पूरे सूबाई सतह पर भी और कौमी सतह पर जो हिसाब लगाया, उन्होंने 9 लाख जो है आबादी पर उन्हें एक सीट हल्का हो गया और सूबाई असम्बली के 4.5 लाख। ये एक तरीका कार होता है, डिवाइड करना पड़ता है पूरी 297 सीटों पर पूरी 24 करोड़ की आबादी, पूरी पंजाब की आबादी के मुताबिक। ये तो असल बात यह है कि जो आपका प्रोग्राम तो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन इसकी दिलचस्पी वो लोगों के लिए जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। आवाम का इस हल्का बंदी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके बारे में ठीक है वोट कास्ट करेंगे, पॉलिसी बन जाएगी, वहाँ चले जाएंगे। आवाम का इस हल्का बंदी की डिबेट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो और कर रहे हैं, एतराज़ात भी दाखिल कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उनके सीटें जो है आगे पीछे हुई हैं। ये सारे मामला इलेक्शन कमीशन ने इस दफा बड़ा मिसाली तौर पर, यानी ये जाता है क्रेडिट मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने अपनी निगरानी में ऐसा किया, कुछ ज्यादा सीटों का रद्द-बदल नहीं हुआ, चंद सीटें हुई हैं, मुजफ्फरगढ़ की हो गई है या गुजरांवाला की हो गई है। ये सारे जो मामला हुआ है बहुत मामूली किस्म का, और सखर में हो गया, एक सीट काफी को चली गई, 2 सीटें, एक सीट 28 कम होगी, बहुत कम तरीके से इन्होंने रद्द-बदल किया है। ये सारे आबादी की बुनियाद पर उन्होंने सही डिजिटल मर्दमशुमारी के मुताबिक फैसला किया है। बाकी इतराज़ात करेंगे, वो बाकायदा इतराज़ात भी होंगे, जैसे कि अहमद बिलाल साहब प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो फरमा रहे तो ठीक कह रहे हैं कि ओपन है ये, वो बाकायदा ओपन हेयरिंग होनी है, ओपन डिबेट होनी है, तमाम पार्टियों को नुमाइंदे वहाँ मौजूद होंगे, फुल इलेक्शन कमीशन सुनेगा, वेबसाइट पर मुकम्मल आ चुका है। जिन को इतराज़ात अगर कोई जेन्युइन हुए तो इलेक्शन कमीशन अपने सतह पर मुकम्मल कर देगा। अगर इसके बावजूद भी मुतमईन न हुए तो हमारे हाई कोर्ट मौजूद हैं, वहाँ भी केस जा सकता है, वहाँ भी अपीलें जाएंगी। उसके लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बहुत सही स्पेस दिया है और ये 30 नवंबर तक ये सारे मामला, एतराज़ात, शिकायतें खत्म हो जाएगी और 30 नवंबर के बाद आपका इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा।
तो अब जनवरी का आखिरी हफ्ता जो इंतखाबात हो जाएंगे, तो सारा मामला रोड मैप इलेक्शन कमीशन का बड़ा मिसाली हो गया है, ज़ाब्ता इखलाक भी बन चुका है और 18 तरमीमें भी कर दी है अपने रूल्स के तहत और बड़ी सख्त तरमीमें की इन्होंने। ये सारे मामला ठीक जा रहे हैं। बाकी आपकी बातें जो है ना, ये हल्का बंदियों का एतराज़ात किस तरह हो गया कह रही है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो बाकायदा बाखबर करेंगे, वो बाकायदा तरीका किया। आवाम को इससे हल्का बंदी से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आवाम इस तरह से अफेक्ट होती है कि अगर हल्के जो हैं वो इधर उधर हो रहे हैं और उनके नतीजे में उनकी जो नुमाइंदगी है वो मुतासिर हो रही है और फिर उनके आगे से जो नुमाइंदगी तो बड़ी शानदार नुमाइंदगी कर रहे हैं। अहमद बुलाल साहब ने पार्लियामेंट के बारे में जो तजिया पेश किया है उससे अंदाजा हो जाएगा कि फिर इन्होंने नुमाइंदगी की है आवाम की। वो तो कुछ भी नहीं है, तो बड़ा नाम तो सब ये आपकी राय, आपका तज्जिया, आपका ख्याल हो सकता है, हम इसको इसी तरह से महफूज कर लेते हैं। लेकिन मसला ये जमहूरी सिस्टम में इसी तरह से होता है ना सर, अच्छे हों या बुरे हों, नुमाइंदे यही हैं, इन्हीं के साथ हमने जाने और इन्होंने हमारे लिए लड़ना है। साहब की आप तजिए पढ़ा करें ना दान अखबार में। अच्छा सर, अहमद बिलाल साहब के पास भी सही है, बिल्कुल सही है। कुंवर दिलशाद साहब, उमर चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी, आप कहिएगा। हम इनिशियल टेक अवेज की अभी बात कर रहे हैं। आपने जब ये डिलिमिटेशंस देखी और फिर यकीनन आपकी बात भी हुई होगी, आपने कैसा पाया इनको? ओवरऑल आपको लगता है इसके ऊपर सब मुतमईन होंगे या फिर कुछ मसले मसाइल होंगे? अलीना, एक तो अगर सब लोग मुतमिन हो ना, तो ये असल में ज़्यादा सरप्राइज़ वाली बात है कि सब लोग किस तरह मुतमिन हो गए। ये एतराज़ात आएंगे और इसीलिए उसके लिए आगे फोरम मौजूद है। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये तरीक़ाकार ये होता कैसे है, ताकि उससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि जब हल्का बंदी होती है तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन है डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। और मैं जब इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो उसके मेंबर की बात कर रहा हूं। यस, ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन का स्टाफ ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो किस तरीके से करते हैं या अभी उन्होंने क्या किया है कि इसको एक इसमें कोई धांधली का एलिमेंट ना आए। धांधली का एलिमेंट ये आता है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं, अगर उनको पता चल जाता है कि कमेटी में कौन लोग हैं, अगर कोई किसी का जानने वाला है तो उसको अप्रोच किया जाता है कि फ़लाँ इधर से इधर कर दो, लाइन को टेढ़ा कर दो, सीधा कर दो। तो इस तरह के मसाइल आते हैं। अब इन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या इस खदशे को कि जिस हद तक वो कम कर सकते थे उसके लिए उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि एक तो ये है कि हर सूबे की एक अलग अलग कमेटी होती है, डिलिमिटेशन कमेटी। अब चांस हैं चूंकि पंजाब के लोग जो हैं वो जो MNAs वगैरह हैं या पॉलिटिशियन हैं, ओवरऑल उनको सबको आइडिया है कि इलेक्शन कमीशन में उधर पंजाब में कौन है। इसके लिए उन्होंने ये भी किया कि कोई लेट से कि कोई सिंध के लोग जो हैं उनको भी आप पंजाब की कमेटी में ले आए, जो KP के लोग हैं उनको भी आप पंजाब की कमेटी में ले आए। बल्कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यह है कि पंजाब की जो डिलिमिटेशन कमेटी थी उसके सरबराह जो हैं वो KP से थे, ताकि ये जो एक लोकल फैक्टर होता है इस असर को जिस हद तक हम ज़ायल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने इवन के जो मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनकी भी हेल्प ली कि जो हमारे लोग हैं या ओवरऑल इस प्रोसेस के बारे में विजिलेंट रहा जाए कि अगर कोई पता चलता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं डिलिमिटेशन कमेटी के वो किसी से मिल रहे हैं या किसी से राब्ते में हैं तो हम फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले सकें, उनको पुल आउट कर सकें। और इस तरह का एक वाकया पंजाब में हुआ कि जिसमें कोई एक साहब थे, उनके बारे में पता चला कि वो कोई किसी हल्के ज़िले की कोई हल्का बंदियां जो थीं उसमें कोई बड़े एक काबिल एतराज़ तरीके से हो रही थी कि कोई जो नेशनल असम्बली की हैं वो एक तहसील से शुरू हो गई हैं, जो सूबाई असम्बली की हैं वो दूसरी तहसील से शुरू हो गई हैं, तो उधर को गड़बड़ नज़र आई। तो उसके लिए उन्होंने फ़ौरन उनको उधर से निकाल लिया, उनको OSD बना दिया। अब ये वो चीज़ें हैं कि जो आप एहतियात कर सकते हैं या जो आपकी एक बेस्ट पॉसिबल एफर्ट हो सकती है। बाकी जो सूबे हैं उधर भी यही हुआ, जो KP वाले हैं या पंजाब सिंध वाले हैं या बलूचिस्तान वाले हैं। फिर ये होता है कि वो जो डिलिमिटेशन कमेटी है वो आपस में आगे कोई एक सब कमेटीज़ उनकी बन जाती हैं कि कोई किसी को 4 ज़िले आए, किसी को 5 ज़िले आए, उधर वो काम शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल तो इस चीज़ को, इस जो खदशे को ख़त्म करने के लिए कि किसी लेवल पे हल्का बंदी में रिगिंग हुई है उसको कम करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये कोशिश की।
अब यह है कि इतराज़ आ रहे हैं इवन, और इतराज़ किन की तरफ से आ रहे हैं कि जिनके हवाले से जैसे कि पीटीआई वाले भी बात कर रहे होते थे जी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये नून लीग के या कभी किसी और के साथ मिला देते थे। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इतराज़ आ रहे हैं, नून लीग की तरफ से भी आ रहे हैं, बाकी और जमातों से भी आ रहे हैं। और बाज़ इतराज़ात ऐसे भी होते हैं कि जिनमें आपका पर्पज़ ये होता है कि ताकि हम इतराज़ करके एक गुंजाइश रख लें, पहले दिन ही हम जो है अपनी एक सेटिस्फेक्शन का मुजाहरा ना करें। और ये भी है कि जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना होता है उनके लिए तो आइडियल सिचुएशन ये होती है कि जो भी यानी कि उनको हल्का जिधर जिधर सूट करता है, अगर आइडियली तो उनके लिए ये होगा कि वही हल्का बने। लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन फैसला करेगा तो उस पर जो है वो चीज़ें कोई ना कोई इतराज़ आएंगे। उसके लिए आगे 2 माह मौजूद हैं, 1 माह में वो अपने इतराज़ात सारे जमा कराएंगे और जो उससे अगला माह है यानी कि 27 नवंबर तक वो इतराज़ात जो हैं उसके लिए इवन रात तक भी हियरिंग चल रही होती है ट्रिब्यूनल की, कि जिसमें उनको एड्रेस किया जाए कि अगर किसी जगह पर वाकई कोई जेन्युइन इश्यूज हैं तो उसका कोई अजाला किया जाए। तो ये मेरे ख्याल है कि एक रूटीन में है कि एतराज़ और एतराज़ के बाद जो आगे नेक्स्ट फोरम पर जाना, नेक्स्ट फोरम जो है वो आगे इलेक्शन के अपने ट्रिब्यूनल हैं या जो आगे इलेक्शन कमीशन है, जो महीना दिया गया है कि आराम से इस चीज़ का जायजा ले लें, सब सेटिस्फाई हो जाएं तो उसके बाद फिर। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है, सब सेटिस्फाई जैसे आपने कहा कुछ पॉलिटिकल दरमियान में लेवरेज रखना भी होता है कि बाद में अगर उसको हम कर सकें। इसके ऊपर आगे जाके बात करते हैं। बिलाल गिलानी साहब, सर आप बताइएगा इनिशियल टेक अवेज आपके क्या है? बिल्कुल। सो आई थिंक जैसे बाकी पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि ओवरऑल तो ये रिपोर्ट जो है एक खुशाइन बात है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में एक इब्हाम चल रहा था कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे और डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे चलता ही ना रहे, तो आई थिंक ईसीपी ने वो कंफ्यूजन काफ़ी हद तक दूर कर दी है बाय प्रेजेंटिंग दिस रिपोर्ट, और उसमें फेयरली डिटेल्ड रिपोर्ट है। मैं 2-3 नुक्ते जो ईसीपी के इख्तियार में नहीं है मगर डीलिमिटेशन के प्रोसेस से मुताल्लिक हैं, उन पे मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। उनमें सबसे बड़ा जो इशू है वो डीलिमिटेशन हुई है सेंसस 2023 के बारे के को बेस बनाकर। तो सेंसस 2023 में कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी अजूबा हैं। उनमें से एक बहुत अजीब चीज़ ये है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आया, मगर पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनकी प्रोपोर्शन में कोई चेंज नहीं आया, यानी 0.2% चेंज भी नहीं आया, जिसकी वजह से सूबों के अंदर जो सीटों का तनासुब है या शेयर है वो तो डिफरेंट हुआ है, मगर सूबों में कोई डिफरेंस नहीं आया इन टर्म्स ऑफ द सीट्स। दिस इज़ डिस्पाइट द फैक्ट कि ग्रोथ रेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ रहे हैं इस दौरान में भी, और ये पहला सेंसस है जिसमें ऐसा होगा कि डीलिमिटेशन प्रोसेस के बाद जो है वो सूबों में शेयर ऑफ सीट्स जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। तो इसी तरह के जो 2023 का सेंसस है उसमें कुछ इस तरह के और भी इश्यूज है अर्बन रूरल के, कि पाकिस्तान मोर रूरल इलाका बन गया है जो कि सीटों पर भी इफेक्ट करता है। तो एक तो मेरे ख्याल से तो सेंसस 2023 है वो एक हेस्ट में किया गया, अब शायद ईसीपी के पास कोई और रास्ता नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात लगी कि 2018 और 2023 के इलेक्शन में जो एक इशू पहले भी चला आ रहा था वो अब और भी एग्रीवेट हो गया है कि एक नेशनल असम्बली की सीट अब 9 लाख अफराद पर मबनी है। 9 लाख अफराद बहुत बड़ा एरिया होता है, यानी यूरोप में कुछ ममालिक हैं जो कि 9 लाख अफराद पर मबनी हैं। हम जिन यूएई और दुबई की यूएई की बहुत सी स्टेट्स हैं जो कि पूरी इसके बराबर है, एक नेशनल असम्बली की सीट के बराबर। तो क्या एक नेशनल असम्बली का जो कैंडिडेट है, क्या एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, क्या वो 9 लाख अफराद को एक्चुअली किसी रीजनेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकता है? क्या उसको एक्चुअली ये बात पता भी है कि लोग क्या चाहते हैं? अगेन ये ईसीपी का इशू नहीं है, ये इससे पिछले आने वाली असम्बलियों का इस वक्त मौजूद सियासतदानों का इशू है कि 9 लाख पर मबनी, और ये हर इलेक्शन के दरमियान सीटों जो है जो साइज है कॉन्स्टिट्यूंसी का वो सिग्निफिकेंटली एड अप होता जा रहा है। तो 98 में ये तकरीबन 4.5 लाख था और अब हमने इसको बढ़ाकर तकरीबन 9 लाख कर दिया। तीसरी चीज़ जो है वो जो आर्बिट्रीनेस है इस पूरे प्रोसेस की, वो ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन है
अवाम की वो 4.5 लाख से लेके 13 लाख अफराद पर है। तो कुछ सीटें जो है वो तकरीबन 4.5 लाख अफराद पर मबनी है और कुछ सीटें जो है वो तकरीबन अब 13 लाख पर भी जा सकती है। ये जो बेसिक रूल्स हैं तो उनमें ये 10% ये का एक रूल है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत बड़ी नहीं हो सकती, 10% का रूल है। मगर ईसीपी को ये इख्तियार दिया गया है कि वो जब इस रूल को वायलेट करे तो वो उसके बारे में रीजंस दे, जो उन्होंने रीजंस दिए हैं। बट एट द सेम टाइम ये शो करता है कि पाकिस्तान में जो वन मैन वन वोट का जो प्रिंसिपल है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन भी इंश्राइन करता है, वो हमारी डीलिमिटेशन के प्रोसेस से एक्चुअली हो नहीं पाता। इसमें इन तीनों इश्यूज में सेंसस और साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी और ये जो इन वेरिएबल साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें एज सच ईसीपी का उस तरह अमल दखल नहीं या उनका किरदार नहीं। बट अहमद साहब, सर हम आपसे बड़ा सीखते भी हैं और आपसे तक ये भी जानना चाहते हैं कि बड़ी पर्टिनेंट पॉइंट्स उठाए हैं बिलाल साहब ने। इनिशियल टेक अवेज आपकी इन डीलिमिटेशंस के ऊपर क्या हैं? चले इसी नुक्ते से शुरू करते हैं कि कुछ हल्के हैं, जैसे अगर पंजाब में गुजरावाला हाफिज़ाबाद का ले लिया जाए, फॉर्मूला के लिहाज से तो वो 6 सीटें इसको दी गई हैं अभी, लेकिन बन इसकी 7 रही हैं। बट वो 10% एडजस्टमेंट के बाद उन्होंने 6 करने का सोचा, पहले 7 थी। सर इस तरह की चीज़ें, डू यू थिंक कि इस तरह से जो मेन इशू है, जो क्रक्स ऑफ द मैटर है कि लोगों की नुमाइंदों तक रसाई हो और फिर उनकी सही तरह से रिप्रेजेंटेशन हो, ये हो पाएगी? बहुत शुक्रिया अलीना। मेरे भी जो इनिशियल टेक अवेज हैं वो अपने को पैनलिस्ट से मिलते जुलते हैं। मैं भी इस बात पे बहुत मुतमईन हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो वादा किया था कि इस डेट को वो प्रिलिमिनरी डिलिमिटेशन की रिपोर्ट पेश कर देंगे, एंड उसी दिन उन्होंने वो पेश कर दी। बल्कि इनिशियल अगर आपको याद हो तो वो 11 अक्टूबर की डेट थी और उसको 14 दिन उन्होंने कम करके पीछे लेके आए थे, तो जो 27 सितंबर को उन्होंने ये अनाउंस कर दिया। तो ये बड़ी, इससे मेरा ख्याल में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे भी इसे देखना चाहिए कि इससे लोगों के अंदर एतमाद पैदा होगा कि वाकई काम चल निकला है और वक्त पे होने वाला है। दूसरी बात हमें सबको याद रखनी चाहिए कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर अभी रिफाइनमेंट की गुंजाइश बहुत मौजूद है। मैं आपको 2018 का डिलिमिटेशन के प्रोसेस में बताता हूं कि उस वक्त कोई तकरीबन जो एतराज़ात थे उस वक्त की डिलिमिटेशन पे, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे एवरेज कोई 1.5 ऑब्जेक्शंस थे, यानी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे 3 एतराज़ात थे। तो इतने को बहुत ज़्यादा एतराज़ भी नहीं होते एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, यानी 1 या 1.5 एतराज़ होता है। तो वो एतराज़ आने के बाद आधे एतराज़ात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया था, 48% को, और बाकी आधे जो थे उनको फिर डिसमिस कर दिया गया था। तो इसका मतलब यह कि रिफाइनमेंट की बहुत गुंजाइश मौजूद है और वो अगले 2 महीने इसीलिए इस काम के लिए वक्फ है कि 1 महीने वो स्टडी कर ले और दूसरे महीने में उसकी ओपन समाअत होती है। मैंने वो समाअत जाके देखी है, उसमें जो एतराज़ करने वाले हैं अपना वकील भी लेके आते हैं, वो पेश करते हैं, एक अदालत जैसा माहौल होता है, एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन के ऊपर उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नक्शा भी लग जाता है और फिर सब लोग उसके ऊपर बताते हैं कि ये जगह यहाँ पे होनी चाहिए थी या यहाँ पे होनी चाहिए थी। और कोई हर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में को आधे पौने घंटे बाज़ का 3-4 घंटे की भी बहस होती है और फिर उसके ऊपर फैसला हो जाता है। अक्सर औकात तो ये कंसेंसस हो जाता है, बात उनकी समझ में नहीं आ रही होती तो वो इस डिस्कशन के नतीजे में बात समझ लेते हैं और कंसेंसस हो जाता है। जहाँ नहीं होता वहाँ इलेक्शन कमीशन अपना फैसला दे देता है। मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी भी इलेक्शन के अंदर डिलिमिटेशन एक बहुत बड़ा इशू बना हो। डिलिमिटेशन एक रिलेटिवली बहुत सीधा साधा इशू होता है, 2-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में प्रॉब्लम हो भी सही तो वो फिर बाद में सॉर्ट आउट हो जाता है अदालत के जरिए, लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं बनता। तो मेरा टेक अवे बुनियादी तौर पे बेसिकली ये है कि ये जो इस वक्त आ गई हैं बर वक्त आ गई हैं और इसके अंदर जो नई तरमीम हुई थी इलेक्शन एक्ट के अंदर उसका इन्होंने इस्तेमाल किया है और यूं डिस्ट्रिक्ट्स को, एक डिस्ट्रिक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वो फिर
दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ही बाज़-औक़ात वो ट्रेसपास कर गई हैं, और उस वजह से कर गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की जो तादाद है उसमें वेरिएशन 10% से ज़्यादा ना हो। अगर ये 10% की फिर भी कहीं कहीं एक्सीड किया है, लेकिन आप ये 39 पेजेस की जो रिपोर्ट है उसमें आप देखेंगे कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में इलेक्शन कमीशन ने पूरी तफसील से वजह बताई है कि ये हमने इसकी डिलिमिटेशन ऐसे क्यों की है और वैसे क्यों की है और वैसे क्यों नहीं की। तो मेरे ख्याल में जिन लोगों का इसका इंटरेस्ट होगा वो इसे गौर से पढ़ेंगे भी, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ऐसी एक रिपोर्ट उर्दू में भी होनी चाहिए। बहुत से लोग अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं फील करते, हमारी जबान उर्दू है तो उसमें भी एक अच्छा अहमद साहब ये बताइएगा, आपने एतराज़ात के ऊपर आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन सर आपको लगता है कि एतराज़ात का तरीका थोड़ा सा क्या आसान बनना चाहिए था? क्योंकि ग़ालिबन इस्लामाबाद जाना पड़ता है, मेन इलेक्शन कमीशन में जाकर दरख्वास्त देनी पड़ती है और फिर समातों के लिए वहीं पे दोबारा से, तो ये ज़रा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज नहीं होगी? और ख़ासकर अभी पिछले साल तो ये सारा कुछ हुआ, आप दोबारा से जिनको तहफ़्फ़ुज़ात है वो करेंगे, ये सही है? नहीं, ये दुरुस्त है। अगर ये किसी तरीके से जैसे मैंने आज अखबार में न्यूज़ में रिपोर्ट पढ़ी है तो बिलाल गिलानी साहब की भी तजवीज़ है, कुछ लोगों की भी तजवीज़ है कि ये अगर ये इलेक्शन कमीशन सूबों के अंदर सूबाई दारुल-हुकूमत पे जाके ये समाअत कर सके उस सूबे के मुतल्लिक मामलात की, तो उससे लोगों का बहुत दूर तक ट्रैवल बच जाएगा। यकीनन ये अच्छी तजवीज़ है और इलेक्शन कमीशन को इसका जायज़ा लेना चाहिए। ये थोड़ी सी मुश्किल कम हो जाएगी, लेकिन इसकी लॉजिस्टिक इश्यूज जो है वो दिलशाद साहब शायद बता सके। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये इस वक्त सेंट्रल है, लेकिन उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं कि ये सारे जो नक्शे वगैरह इस किस्म का रिकॉर्ड है ये एक जगह पे इकट्ठा होता है और उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं, तो वो अगर मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैवल करेंगे तो शायद वो उसके अंदर भी कोई क्वेश्चंस पैदा हो सकते हैं। चलिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ज़रा कुंवर दिलशाद साहब से भी समझते हैं कि किस हद तक गुंजाइश है, अमल दरामद किया जा सकता है इस तजवीज़ के ऊपर, और ये भी पूछेंगे कि ये जो अब 9 लाख अफराद, एक सीट, एक MNA 9 लाख बंदों की नुमाइंदगी करेगा, क्या ये दुरुस्त है, क्या ये फेयर है? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं जो डीलिमिटेशंस की इब्तदाई फहरिस्तें जारी हुई हैं उसके ऊपर इनिशियल टेकअवेज अपने तजियाकारों के हमने जाने। अब ज़रा इसको आगे बढ़ाते हैं। एक तो कि कौमी असम्बली में अब जो नया सेंसस हुआ है यानी मर्दमशुमारी हुई है उसमें 9 लाख कुछ की एक सीट बन रही है। क्या ये आइडियली दुरुस्त है? क्या एक बंदा इतने ज़्यादा बंदों की नुमाइंदगी करे, ये ठीक है, या फिर इसमें कुछ रद्द-बदल होनी चाहिए? आगे जाकर हम अपने तजियाकारों से इसके ऊपर बात करें। और कुंवर दिलशाद साहब, जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, ज़रा उसके ऊपर भी अगर आप रोशनी डालें कि अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्या ये मुमकिन भी है बल्कि कि एतराज़ात के प्रोसेस को थोड़ा सा आसान बनाया जा सके? दूसरा, फाटा से मुतालिक भी आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि इससे मुतालिक ANP के बड़े एतराज़ात सामने आ रहे हैं। आज भी उन्होंने X फॉर्मली ट्विटर उसके ऊपर बयान जारी किया है जिसमें वो ये कहते हैं कि 25वीं अमेंडमेंट के बाद जो सीट्स एडजस्ट हुई हैं वो शायद उसके ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इशारा भी दिया है कि हम अदालत जा सकते हैं इस मामले के ऊपर। देखा जी, सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन पर हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, उनका तो कोई अज़ाला नहीं है। आप जितना मर्जी ट्रांसपोर्ट, जैसे अहमद बिलाल साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से टेक्निकल तौर पर आप सब तक समझा भी दिया इसका क्या तरीक़ेकार है। बिल्कुल मैं उनके साथ इत्तेफाक करता हूँ। गिलानी साहब ने जो बताया सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही दुरुस्त फरमाया। उन्होंने बहुत सख्त सिक्योरिटी की गई थी, उनके मोबाइल फ़ोन भी ले लिए गए थे, बड़ी सख्त सिक्योरिटी थी। एजेंसियां जो थी वो चेक कर रही थी, और इसके चीफ इलेक्शन कमीशन ने बड़ी सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की हुई थी और तमाम कमरों में बंद किए हुए थे उनको। तो बड़ी सही तरीके से आपकी हुई है आपकी डिलिमिटेशन। लेकिन जो 2018 में जो डिलिमिटेशन हुई है उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे। अहमद बिलाल साहब ने भी गौर किया होगा उसके ऊपर। वो सारी UNDP ने बनाई थी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं बनाई थी। वो UNDP के एक्सपर्ट आए थे। जब मैंने खत लिखा सरदार रजा साहब को और बाबर फतेह याकूब को भी, आपने ये UNDP की खिदमत क्यों ले रही, गैर मुल्की जो है एक्सपर्ट है उनके साथ बनाया उन्होंने।
तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास ऐसे कोई टीम नहीं थी, तो हमने यूएनडीपी के जरिए बनाया। अब उन्होंने क्लॉक सिस्टम कर दिया, जो हमारा पुराना सिस्टम था डिलिमिटेशन का, वो होता था NA1 पेशावर से, वो कर दिया चित्राल से। वो सारा क्लॉक सिस्टम किया, बड़ी बहस उसके हुई, हो गया उस पर, चलो इलेक्शन भी हो गया 2018 में 25 जुलाई को। अब ये जो डिलिमिटेशन नहीं प्योर पाकिस्तानियों ने बनाई है, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के माहिरीन ने बनाई है। जो हमारे सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी टीम है, उसमें किसी गैर मुल्की या यूएनडीपी का या यूएसएड का या IFES का कोई अमल दखल नहीं था। ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मौजूदा डिलिमिटेशन पर। इसमें इतराजात आएंगे, सियासी जमातों का हक बनता है, लेकिन इतराजात का जैसे हाँ बिल्कुल अहमद बिलाल साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि बाकायदा स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा कि ये है आपके डिलिमिटेशन, ये नक्शे हैं, सारा तमाम चीजें उनको दिखा के उनके सामने फैसला करेंगे। लेकिन गिलानी साहब जो फरमा रहे हैं कि इनको बाकायदा सूबाई सतह पे ले जाए, वो होता है कि पूरा बेंच बैठता है। अब ये चीफ इलेक्शन कमीशन साहब की मर्जी पे मुनसर है कि 2-2 रुकनों का बेंच बना दें, या पूरा बेंच बैठता है चारों का। लेकिन मेरा ख्याल है कि 2-2 रुकन का बेंच बनेगा। इसमें खैबर पख्तूनख्वा के इतराजात कम आएंगे, बलूचिस्तान के भी कम आएंगे, ज्यादातर पंजाब का है, सिंध का ज्यादा आएगा। उसके लिए बाकायदा एक बेंच बन जाएंगे, वो कर लेंगे। लेकिन बहरहाल एक सबसे बड़ी अहम बात ये, बाकी जैसे आपने फरमाया 9 लाख का, अब इंडिया की आबादी 1.5 अरब है। इंडिया की आबादी, सीटें हैं 568, वो 568। हमारे यहाँ आबादी 24 करोड़ की है और सीटें हमारे यहाँ 266 है। ये बिल्कुल उसके मुताबिक दुरुस्त है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में तो 25-30 लाख पे एक कॉन्स्टिट्यूंसीज है, हमारे यहाँ ये 9 लाख पे बन गई। लेकिन वोटर हजरात को 4 लाख ही होंगे ना, आबादी 9 लाख की होगी, लेकिन वोटर जो होंगे 4-4.5 लाख होंगे और सूबाई असेंबली के 2-2.5 लाख होंगे। तो ये उसके मुनासिब से, लेकिन अगर हमारी आइंदा जो असेंबली आएगी, अगर वो चाहे तो फिर कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की नशिस्तें इजाफा कर सकती हैं, 266 की जगह 300 भी कर सकते हैं। ये हमारी नेक्स्ट कौमी असेंबली का मैंने इसीलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि फ्यूचर में क्या, यानी मुस्तकबिल में जब जो भी हुकूमत आएगी, जो भी असेंबली होगी, क्या उसको इसमें रद्दोबदल करनी चाहिए? और क्या ये बेहतर होगा कि सीट्स बढ़ा के तो एक सीट के ऊपर कम बंदे हों ताकि बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो? नहीं, 9 लाख के ऊपर बंद की मजबूरी है ना। अब अगर हमारी कौमी असेंबली होती तो सीटें बढ़ जाती। अब कौमी असेंबली तो है नहीं। अब उन्होंने अपने अंदरूनी अपने सूबों के अंदर उन्होंने सीट के एडजस्टमेंट किए ना, एक जिले से दूसरे जिले में जहां आबादी के मुताबिक, त्रासे के मुताबिक, लेकिन सीटें तो वही रहेंगी। लेकिन अगर नए आपको सीटों का इजाफा करना, वो मौजूदा मैंडेट नहीं है गवर्नमेंट का, आपके पास चूंकि असेंबली तहरीर है। इन हालात को देखते हुए ये जो भी सीटें हैं, आइंदा जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी और अगर वो चाहें तो इसी मर्दमशुमारी की बुनियाद पर सीटों में इजाफा कर सकते हैं, 266 की जगह 300 भी कर सकते हैं। तो ये सारा उनका मैंडेट है। अब जो मैंडेट, महदूद मैंडेट में जो इलेक्शन कमीशन ने काम किया, उसको खारिज तहसील पेश करना चाहिए। इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई है और ये हमारे इलेक्शन कमीशन के ये हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि इस वक्त बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल, इस वक्त हम समझ सकते हैं कि बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल, और इस वक्त न सिर्फ मुख्तलिफ सूरत हाल बल्कि प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुनफरिद किस्म के इलेक्शन हम देख रहे हैं कि 90 दिन की लिमिट भी क्रॉस कर गए, वो एक मुख्तलिफ डिबेट। लेकिन उमर चीमा साहब, आप कहिएगा, उमर, आइडियली हम एक इस वक्त डिबेट कर रहे हैं, हम मौजूदा सिस्टम के ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारे सामने जो सूरत हाल आ रही है कि कौमी असम्बली की एक नशिस्त 9 लाख कुछ हज़ार लोगों की नुमाइंदगी कर रही है, क्या आपको लगता है दुरुस्त है, या सीट्स बढ़ाने का वक्त आ गया है, नई असम्बली आए तो उनको इसके ऊपर गौर करना चाहिए? अलीना, इसमें 2 पॉइंट हैं कि आइडियली तो ये होना चाहिए, और जिस तरह कंवर दिलशाद साहब बात कर रहे थे कि अगर नेशनल असम्बली मौजूद होती तो वो कर लेती। मेरा ख्याल है कि अगर नेशनल असम्बली मौजूद होती भी तो उनकी तरजीहात कुछ और होती। वजह ये होती है कि इसमें सीटें बढ़ाने में एक पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है कि अगर सीटों में इजाफा किया जाता है, किस सूबे की में आबादी में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, और अगर उधर नशिस्तें बढ़ती हैं तो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो कुछ चेंज होगा, किस पार्टी की हद में होगा। तो लिहाजा वो जब तक एक रूलिंग पार्टीज़ जो हैं, इनके अगर उनको कोई उसमें कोई इंसेंटिव नज़र नहीं आता पॉलिटिकली, तो वो इस तरह का काम नहीं करती। एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि अगर आप जिस तरह जो है लोकसभा की बात हुई इंडिया की जो पार्लियामेंट है, उधर एक एवरेज जो पॉपुलेशन है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वो को 15 लाख बनती है। अगर आप अमेरिका में कोई US कांग्रेस का देखें तो वो भी कोई मेरे ख्याल कोई 7-8 लाख है
यानी कि वो भी यानी कि हमसे कोई इतने कम नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस पे अगर हम इस बात को इस एंगल से भी देख सकते हैं कि एक तो ये है कि आपकी एक नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी है कि उस लेवल पे लोगों की वो नुमाइंदगी कितनी मिल रही है। हम अगर अपना वोट का देख लें, वोट कितना पड़ता है, आमतौर पे जो एक कैंडिडेट जीत रहा होता है कोई शाज़ो नादुर होता है, उसमें भी कोई लाख को क्रॉस कर रहा होता है, यानी कि ज़्यादातर जो है कोई 70,000 ले लिया है, किसी ने 80,000 ले लिया है। और ओवरऑल अगर वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल असम्बली के में कास्ट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा को मेरे ख्याल को 2 लाख होता है, और हम बात कर रहे हैं 9 लाख की। तो उसमें एक्सेस का भी इशू आ सकता है, इस तरह के भी मसाइल होंगे। अदरवाइज लोगों की तरह अदम दिलचस्पी भी होती है, कई फैक्टर हैं। लेकिन हम अगर ये भी तसव्वुर कर लें कि इस वजह से कि चूंकि लोगों को दूर दराज के इलाके में होते हैं तो उनको वोट कास्ट करने का प्रॉब्लम होता है, तो हर जगह पर एक पोलिंग स्टेशन भी बने होते हैं। इसका एक हम इसको दूसरे पहलू से ये देख लें कि अगर हमने मान लिया कि इधर ज्यादा आ रहे हैं तो हम आइन में अगर हमने कोई चीज करनी है तो आइन में ये कर दें कि आपने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के हवाले से कोई एक मुकर्रर कर दें कि जिस तरह हम अभी 90 दिन की बात कर रहे होते हैं कि असम्बली के तो डिज़ाल्व होने के 90 दिन बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए, और हम आइन के हवाले से काफ़ी परेशान होते हैं। आइन में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का भी जिक्र है, लेकिन उसमें डेट नहीं दी हुई थी कि उसमें डेट जो आगे फिर गवर्नमेंट ने देनी होती है। अगर हमारा लोकल बॉडीज़ का मसला हल हो जाए तो ये इशू किसी हद तक ये एड्रेस हो जाता है कि लोगों की जो नुमाइंदगी है वो अपनी ज़िले लेवल पे, तहसील लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पर भी चली जाती है। तो एक तो उनके जमहूरियत के समरात भी मिलने शुरू हो जाते हैं, एक उनका जो सिस्टम है वो भी चैनलाइज होना शुरू हो जाता है कि अगर वो एक MNA तक पहुंचना चाहते हैं तो वो अपने लोकल काउंसलर या यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है उसके ज़रिए भी पहुंच सकते हैं। तो मेरी नज़र में अगर आप मुझे पूछें तो वो इशू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोई ऐसा तरीका हो कि कोई अमेंडमेंट ऐसी हो जाए और उस पर कोई पॉलिटिकल कंसेंसस हो, जो मुझे नजर नहीं आता कि लोकल बॉडीज के सिस्टम को रेगुलेट किया जाए कि वो भी टाइम पर होंगे तो हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हल हो जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अहमद बिलाल साहब जी, देखिए ये बड़ी समझने की बात है कि आप एक हद है, एक लिमिट है जिस पे अपनी पार्लियामेंट की सीटें या कौमी असम्बली की सीटें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कौमी असम्बली की सीटों को फिर एक हॉल के अंदर अकोमोडेट करना और फिर उस बहस को रेगुलेट करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऑलरेडी हमारी जो असम्बली है अगर आप कभी देखें तो उसके अंदर कोई मीनिंगफुल बहस नहीं हो पाती, मीनिंगफुल काम सिर्फ कमेटियों में हो पाता है। वो तो बाकी तो सिर्फ एक ऐसे यूँ समझिए कि लोगों को दिखाने के लिए कि तकरीरें हो रही हैं, वरना हकीकत में उसमें कोई मीनिंगफुल काम नहीं हो पाता। तो आपको असम्बली की तादाद और मेंबर्स की तादाद बढ़ाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक लिमिटिंग फैक्टर है। तो जैसे दोस्तों ने कहा कि मैंने तो कैलकुलेट जो किया है, हिंदुस्तान में जो एक एवरेज लोकसभा की सीट है उस पे आबादी 26 लाख की है, 26 लाख। अच्छा। और जी, और अमेरिका में जो एक सेनेट की सीट है, चूंकि वहां बराह रास्त इलेक्शन होते हैं सेनेट के, तो 33 लाख की एवरेज उसके ऊपर एक आबादी है कि सेनेट की सीट के ऊपर। अब चूंकि ये टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं तो मेरे ख्याल में अब लोगों को बराह रास्त एक एक फर्द तक पहुंचना कैंडिडेट के लिए अब वो ना ज़रूरी है ना ही अमली तौर पे मुमकिन है। तो टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए लोगों की राय लेनी चाहिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एहतमाम करना चाहिए। लेकिन वो अमूमन चूँकि हमारे यहाँ ये शौक भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, तो नहीं हो पाता। वरना ये कोई आबादी मैनेजेबल ऐसा नहीं है कि मैनेजेबल ना हो। ये बिलाल साहब इसका एहतमाम करते रहते हैं वक्तन फवक्तन अपने सर्वेज के थ्रू। बिलाल साहब थोड़ा सा हमें बताइएगा कि लोगों का ये शिकवा शिकायत जायज़ है जब वो ये कहते हैं कि एक सीट या एक नुमाइंदा इतने सारे लोगों की कैसे कर सकता है नुमाइंदगी, सीट्स को बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा अहमद बिलाल महबूब साहब से भी और कंवर दिलशाद साहब से भी। जो हमने इंडिया की बात की तो एक तो ये कि इंडिया शायद परहैप्स कोई आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है, जो वहाँ माइनॉरिटीज़ के हालात हैं, जो वहाँ पर डेमोक्रेसी के हालात हैं, वो परहैप्स इसी वजह से है कि वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतनी पुअर है।
हम पाकिस्तानी डेमोक्रेसी को और सिस्टम को एक वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी कहते हैं, जो कि बरतानिया की डेमोक्रेसी है। हमारा बहुत सा कानून भी वहाँ से वाबस्ता है, इलेक्टोरल सिस्टम भी बहुत सा वहाँ से ही बोरो किया गया है। तो जो यूके की पार्लियामेंट है उसमें तकरीबन 600 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपीज़ हैं, और वहाँ पर एक सीट जो है वो तकरीबन 68,000 की है। जहाँ हम 9 लाख की बात करें वहाँ यूके में 68,000 की है। अमेरिका थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो एसेंशली फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। असल जो ताकत है वो तो फेडरेशन जो स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, उनके पास हैं। हमारे यहाँ क्योंकि ये सिर्फ 4 प्रोविंसेस हैं, बहुत ही थोड़े से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और बहुत सी पावर जो है वो फेडरल हुकूमत ने अपने पास रखी हुई है, या तब्दील करने की ताकत जो है वो नेशनल असेंबली के पास है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ इस पे ये कि अगर हम फ़र्ज़ किया कि 9 लाख को भी तस्वुर कर लें कि ये एक अच्छा नंबर है, इतना ही रहना चाहिए, तो हमारे यहाँ इसका कोई इंतज़ाम नहीं है कि जैसे आबादी बढ़े तो वैसे वैसे जो रिप्रेजेंटेशन है वो एटलीस्ट 9 लाख ही रह जाए। तो यूके में जैसे सिस्टम में ये है कि आप अगर आबादी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ़ सीट्स में इजाफा होता जाएगा। तो हम पाकिस्तान में भी कोई इससे सिमिलर सिस्टम ला सकते हैं कि अगर आबादी में इजाफा हो, जो कि 2-2.5% पर ईयर के हिसाब से होता है, तो हम नशिस्तों में उतना ही इजाफा कर लें। हम कोई बहुत इजाफे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात करें। मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा इस बात से भी कि रिप्रेजेंटेशन और नंबर कितना मैटर करता है। मेरे ख्याल से बहुत मैटर करता है, और एक वजह पाकिस्तान की जमहूरियत की नाकामी की और मुस्तकिल नाकामी की वो यही है कि आम पाकिस्तानी का अपने सियासतदान से, अपने लेजिस्लेटर से अब कोई रिश्ता रहा नहीं है। 1981 के में जब सेंसस हुआ उस वक्त ये तकरीबन नंबर 1.5 लाख का था। तो फिर भी आपका जो नेशनल असेंबली का मेंबर था वो आप उसको किसी हद तक जानते थे, आपकी बरादरी का था। शायद आपके घर ना आया हो, आपके रिश्तेदारों के घर आया था। तो इस रिश्ते की वजह से लोग उस जो मेंबर नेशनल असेंबली है उससे एक लगाव रखते थे, उसके सामने अपनी शिकायत पेश कर सकते थे। तो ये जो फेसलेस किस्म की पॉलिटिक्स है जो कि ट्विटर पे चलती है, जो कि सिर्फ टीवी के ऐवानों में चलती है, इसकी वजह से आम पाकिस्तानी का डेमोक्रेसी के ऊपर जो मेरा ये ख्याल है कि ट्रस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो उस ट्रस्ट डेफिसिट को रिजॉल्व करने के लिए भी सियासत को आम पाकिस्तानी तक लाने की ज़रूरत है, और वो तभी हो सकता है जब पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का साइज़ छोटा हो, और उसकी वजह से प्रोविंशियल असेंबली का साइज़ भी छोटा हो। क्योंकि हम तो प्रोविंशियल असेंबली के साइज़ भी देखें तो वो 3.5 लाख पर एक प्रोविंशियल असेंबली की सीट है, तकरीबन 3.5-4। और ये रिप्लेसमेंट हरगिज़ लोकल गवर्नमेंट की नहीं है। उमर चीमा साहब ने जिस तरह से कहा कि हम नेशनल असेंबली की तो बात करते हैं। अच्छा बिलाल, अगर आप मुझे मौका दें, मैं अहमद बिलाल साहब, क्या आप जवाब देना चाहते हैं? जी देखिए, ये बहुत दिलचस्प बात है, लेकिन मिसाल के तौर से आप नंबर पे गौर फरमाएं कि ये अगर हम 1 लाख लोगों की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दें और उसके हिसाब से हम पाकिस्तान की असेंबली तख्लीक करने की कोशिश करें, तो अंदाज़ा लगाएं कि 2500 मेंबर्स पे मुश्तमिल होगी वो असेंबली। तो यानी एक लिमिट है ना जहाँ तक आप उसे एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त हमारी पास जो 266 हैं उसे आप 500 कर लेंगे, 500 से ज़्यादा नहीं कर सकते। और ये 500 अटेन हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता जब ये सीटें आबादी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन वो असेंबली के अंदर कोई मीनिंगफुल काम होने वाला नहीं है लोगों के साथ। अब देखिए, अब हमारा मजबूरी है कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, हम इंग्लिस्तान नहीं हैं। अब हम क्या करें, अब अगर इंग्लिस्तान नहीं है, आबादी ज़्यादा है और एक असेंबली भी एक हद से बड़ी नहीं हो सकती, तो फिर हमें कुछ रास्ते दूसरे इख्तियार करने पड़ेंगे। इसमें बहुत अहम नुकता था लोकल गवर्नमेंट्स का। अगर वो हो जाएगा तो लोगों का जो बराह रास्त राब्ते की ज़रूरत है ना MNAs और MPA से, ज़रूरत तो रहेगी, लेकिन वो उस दर्जे की नहीं होगी। उनके पास अपना यूनियन काउंसिल में, अपने तहसील काउंसिल में, अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नुमाइंदे होंगे, उनसे उनका 80% काम हो जाएगा। पॉलिसी डिबेट के लिए आपको बराह रास्त पर्सनल राब्तों की इतनी ज़रूरत नहीं होती।
इशू तो है, लेकिन ये इससे बड़े इश्यूज है हमारे मुल्क में। अच्छा, वैसे जैसे हम बाहर देखते हैं, हम जब राब्ते की बात कर रहे हैं, मैं उमर की तरफ ये सवाल लेके जाना चाहूँगी और प्लीज़ मुख्तसर रखिएगा कि हम बाहर देखते हैं कि सेनेटर से भी टेक्नोलॉजी के थ्रू अब आवाम का डायरेक्ट राब्ता होता है, वहाँ पर वो मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और उनका दफ्तर जो होता है वो रिस्पॉन्सिव होता है। कि इस तरह की चीज़ें करके हम बेहतरी ला सकते हैं और वी कैन मेक हमारे बेशक वो ऐवान बाला हो या फिर ज़ेरी, उसको ज़्यादा अवाम फ्रेंडली बना सकते हैं। अलीना, पहली बात तो ये है कि उधर सेनेटर से लोगों की तवक्कुआत क्या हैं और हमारे यहाँ जो है MNA से तवक्कुआत क्या हैं। हमारे यहाँ जो ज़्यादा इश्यूज होते हैं वो यही होते हैं कि वो थाने का मसला है, कचहरी का मसला है, वो पटवारी जो है वो तंग कर रहा है, इस तरह के इश्यूज ज़्यादा होते हैं कि जो आइडियली अगेन एक लोकल लेवल पर सॉल्व होने चाहिए। और जो हमारे MNAs हैं वो भी नहीं ये चाहते, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम चाहते क्यों नहीं है, ये इसलिए भी नहीं चाहते कि इन्हें लगता है कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आएगा तो हम जो है ना, हमारी वैल्यू कम होती जाएगी। और आपको याद होगा कि जब जनरल मुशर्रफ के दौर में लोकल बॉडीज़ का सिस्टम आया तो बहुत सारे लोग जो कि पहले MNA बनते थे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बनना प्रेफर किया, कि वो अपनी डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स में चले गए। और जो अगर हम सेनेटर्स की बात करें उधर अमेरिका में, तो उधर ज़्यादा उनसे रब्ता कर रहे होते हैं लॉबिस्ट, क्योंकि उधर पॉलिसी लेवल पे इश्यूज चल रहे होते हैं, लॉबिस्ट रब्ता कर रहे होते हैं, या कोई ऐसी पिटीशन है कि जिसको एक फेडरल लेवल पर ज़रूरत है तो वो उसके ज़रिए अपनी आवाज़ को एम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ तो मसाइल भी बड़े मुख्तलिफ हैं, जो हमारी जो तवक्कुआत हैं MNAs या MP, हमारी सबसे एक ही तवक्को होती है, वो चाहे MNA हो या MP हो, लेजिस्लेशन के हवाले से तो होती नहीं है। और हमारे यहाँ जो है बहुत सारे लोग हैं वो किसी का नादरा का एक शनाख्ती कार्ड मसला ये है कि हमारे यहाँ इतने इश्यूज हैं और अमूमी जो तासुर है वो यही बन गया है कि जब तक कोई ऊपर से एक बंदा काम नहीं करवाएगा ना, काम नहीं होने वाला। ये अलमिया भी एक है हमारे सिस्टम का कि यहाँ पर सिस्टमैटिकली एक काम, तो इसके लिए होलिस्टिकली हमें बड़ी तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। आई होप हम इस तरह की जो डिबेट्स हैं वो आइंदा भी कर सकें और इसका हल तलाश कर सकें। आने वाले जो हुकूमत है वो इसके ऊपर सीरियसली काम करे, ख़ासकर लोकल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। हमारी आज की प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।